Hello student, I welcome you all in the online lecture series of DBMS, and today we will talk about database models and its type. So let's get started. Now, what is database model? A database model gives us an idea that how the final system will look like after its complete implementation. It defines the data elements and the relationship between the data elements. तो डेटाबेस मॉडल को समझने से पहले आप ये चीज़ें समझ लीजिए कि डेटा एलिमेंट्स क्या होते हैं. डेटा एलिमेंट्स कुछ नहीं, डेटा के बारे में बात. कोई भी जो डेटा है उसको हम डेटा एलिमेंट बोल रहे हैं, और उन डेटा एलिमेंट्स के बीच में हमें जो रिलेशनशिप डिफाइन करना होता है वो हम डेटाबेस मॉडल के थ्रू करते हैं. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर जो डेटा इंडिपेंडेंस के ऊपर जो बना के दिया, उस लेक्चर में मैंने आपको थ्री लेवल स्कीमा का डायग्राम मेंशन किया था, और उस डायग्राम में जो सेंटर में था लेवल वो था कंसेप्चुअल लेवल, जिस पे मैंने आपको कहा था कि ये वो लेवल है जहाँ पे डेटाबेस मॉडल का कंसेप्ट लागू होता है. ये फिजिकल या एक्सटर्नल व्यू पे लागू नहीं होता है, ये कंसेप्चुअल लेवल पे डेटाबेस मॉडल का जो कंसेप्ट है वो इम्प्लीमेंट होता है. डेटा मॉडल गिव्स अस एन आइडिया दैट हाउ द फाइनल सिस्टम मतलब कि हमारा जो DBMS है वो किस तरीके से दिखेगा और इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद वो किस तरीके से हमें रिप्रेजेंट होगा. नाउ द डेटा मॉडल आर यूज टू शो, देखिए डेटा मॉडल बोलूँ चाहे डेटाबेस मॉडल बोलूँ, आप एक चीज मान के चलिए. The data model are used to show how data is stored, connected, accessed and updated in the database management system. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप डिफरेंस समझ जाते हैं, और यही वो लाइन है जो आपके कंफ्यूजन को कम करती है. कंफ्यूजन आपको क्या हो सकता है, आप ये बोल सकते हैं कि मैम डेटा तो हमारा फिजिकली हार्ड डिस्क के अंदर भी ऑर्गेनाइज होता है, तो क्या ये डेटाबेस मॉडल उसकी बात कर रहा है? बिल्कुल नहीं. डेटा जो है फाइनली जाके फिजिकली स्टोर होता है, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन अलग होता है. वो डिपेंड करता है उस मशीन को बनाने वाले के ऊपर कि वो किस तरीके का इसमें स्टोरेज इम्प्लीमेंटेशन उसने लागू किया है. मतलब कि मैं अपना कंप्यूटर बना रही हूँ और मैंने मेरे कंप्यूटर में मैंने जो हार्ड डिस्क लगा रखी है, उस हार्ड डिस्क के अंदर क्या प्रोग्रामिंग की गई है, या वो हार्ड डिस्क किस तरीके से डेटा को स्टोर करती है सीक्वेंशियली. मेरे पर्सनल कंप्यूटर पे हो सकता है, आपके पर्सनल कंप्यूटर पे जो हार्ड डिस्क है उसमें डेटा रैंडमली स्टोर हो रहा है, या किसी और के लैपटॉप में जो है डेटा वो स्टैक की फॉर्म में या इंडेक्स की फॉर्म में, हैश टेबल्स और इस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेट को काम में ले रहे हैं. तो ये डिपेंड करता है सिस्टम टू सिस्टम. नाउ हम क्या कर रहे हैं, हम फिजिकल जो स्टोरेज हो रहा है और जो यूजर बैठा है, फिजिकल स्टोरेज मतलब कि आपका एक्चुअल, जैसे आप बोल सकते हैं कि मेरा डेटाबेस यहाँ जाके स्टोर है, तो अल्टीमेटली वहीं से हमें फैच करना है डेटा को. तो वहाँ फिजिकली जो स्टोरेज है और जो यूजर बैठा है, वो यूजर जो आपके डेटाबेस को एक्सेस करेगा वो किसके थ्रू एक्सेस करेगा. मैं डायरेक्ट अपने हार्ड डिस्क से डेटा नहीं उठा सकती, तो मुझे बीच में क्या लाना पड़ेगा, एक इंटरफेस, और वो इंटरफेस होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. मैंने आपको इनिशियल जो लेक्चर्स थे उसमें बताया था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक इंटरेक्शन प्रोवाइड करवाता है हमारे एक्चुअल डिस्क स्टोरेज या डेटाबेस स्टोरेज के साथ यूजर का. तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये कह रही है कि जो डेटा मॉडल है वो यूज किए जाते हैं शो करने के लिए कि डेटा किस तरह स्टोर्ड है, किस तरह कनेक्टेड है, किस तरह एक्सेस किया जा सकता है और किस तरह अपडेट कर सकते हैं, किसमें, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में. क्योंकि वो इंटरफेस है, उसी के थ्रू सारी चीजें जा रही हैं. तो हम जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को जब देखेंगे तो उसमें भी हमें लगेगा कि डेटा स्टोर कर रहे हैं हम इसमें, हम डेटा इसमें कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं डेटा के बीच में, उसको फिर डेटा को हम एक्सेस कर रहे हैं, फिर हम अपडेट कर रहे हैं, है ना. तो जैसे आप जब लैब में आएंगे तो आप माई एसक्यूएल के ऊपर काम करेंगे. माई एसक्यूएल क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक एग्जांपल है. तो माई एसक्यूएल में आप क्या करेंगे कि आप एक डेटाबेस बनाएंगे, उस डेटाबेस के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स, या रिकॉर्ड्स को हम टेबल्स भी बोलते हैं, टेबल्स बनाएंगे. तो आपको लगेगा आप अपने डेटाबेस में चीजें स्टोर कर रहे हैं. तो वो एक व्यू आपको दे देता है. व्यू मतलब आप जो डिजाइनर हो, जो आप जो डेटाबेस बनाने वाले हो, उनको एक ऐसा एक इस तरीके से एक इंटरफेस देता है जिसमें आपको लगता है कि आप उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा को स्टोर कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो और अपडेट कर रहे हो. हालांकि वो जो डेटा है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पार करते हुए आपके सिस्टम के स्टोरेज स्पेस में जाके स्टोर हो रहा है. ठीक है.
तो ये जो डेटा मॉडल है या जो डेटाबेस मॉडल है वो आपके DBMS से रिलेटेड होते हैं, ये कंसेप्चुअल लेवल पे काम में लिए जाते हैं। Here we use a set of symbols and text to represent the information. आप यहाँ पे डेटा और इन्फॉर्मेशन इंटरचेंजेबली यूज में आ रहा है, तो उससे आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। देखिए ये क्या बोल रहा है कि डेटा मॉडल्स में हम कुछ सेट ऑफ सिंबल्स यूज करते हैं, कुछ टेक्स्ट यूज करते हैं ताकि हम रिप्रेजेंट कर सके हमारी इन्फॉर्मेशन को, सो दैट द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन so that members of the organization can understand it. हम ये क्या बोला, देखो इस लाइन से समझो आप, जो मेंबर्स है ऑर्गेनाइजेशन के, अब मान लीजिए कि कनोडिया कॉलेज एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें जो डेटा है वो सर्वर के अंदर स्टोर है। ये आप जो लाइब्रेरी में जाते हैं ना, वहाँ पे एक कोने में एक सर्वर रूम है जिसको लॉक लगा रहता है, उसके अंदर आपका सर्वर रखा हुआ है। सर्वर में क्या होता है, सारी ऑर्गेनाइजेशन जो कनोडिया कॉलेज की ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सारी फैकल्टी, सारे स्टूडेंट, सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा वहाँ पे स्टोर होता है। तो वो स्टोर तो वहाँ फिजिकली हो रखा है ना उस सिस्टम में, लेकिन जो आपका ऑफिस में जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ बैठे हैं वो उस सर्वर को एक्सेस करते हैं, उससे डेटा लेते हैं, उसमें डेटा स्टोर करवाते हैं। कैसे? DBMS के थ्रू। तो DBMS में क्या यूज करते हैं? डेटाबेस मॉडल, जो कि एक रिप्रेजेंटेशन बताता है कि आपका डेटा किस तरीके से ऑर्गेनाइज है DBMS में। सो वहां पे हम क्या करते हैं, वी यूज अ सेट ऑफ सिंबल्स एंड टेक्स्ट टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। और क्यों हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सेट ऑफ सिंबल और टेक्स्ट को, मतलब इंफॉर्मेशन को हम सेट ऑफ सिंबल्स और टेक्स्ट की फॉर्म में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि जो मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो उसको देख के समझ सकें। ठीक है, मुझे कोई हार्ड डिस्क ला के दे दे और बोले कि इसमें से आप ऐसा करो BCA सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का डेटा निकाल लो, तो मैं कैसे समझूंगी? मुझे हार्ड डिस्क देख के थोड़ा ना डेटा में पता चल जाएगा। लेकिन उस हार्ड डिस्क पे काम करने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो मेरे पास अगर हो तो मैं इजीली कमांड दूंगी, डेटा उसमें से सेलेक्ट भी कर सकती हूँ, डेटा उसमें स्टोर भी करवा सकती हूँ, क्योंकि डायरेक्टली ना तो हार्ड डिस्क में मैं डेटा को स्टोर करवा सकती हूँ, ना ही डेटा को वहाँ से फेच कर सकती हूँ। तो उससे बातचीत करने के लिए मुझे क्या चाहिए? DBMS। और DBMS अपने अंदर एक पिक्चराइज फॉर्म लेके चलता है कि मेरे अंदर डेटाबेस के ये मॉडल है, और वो डिपेंड करता है कौन से मॉडल को उसने फॉलो किया है। हम जो मॉडल फॉलो करते हैं कॉलेज में वो है रिलेशनल, जिसमें डेटा जो है टेबल्स, रो एंड कॉलम इस फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज होता है। So though there are many data models being used nowadays, but the relational model is most widely used model. तो आई होप मैंने आपको ये कंसेप्ट समझा पाई होंगी कि डेटाबेस मॉडल एक्चुअली काम कहाँ करता है। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ से कि मैम डेटाबेस मॉडल आखिर, मतलब इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा दिए आपने कि फिजिकली डेटा इस तरह ऑर्गेनाइज होता है, लॉजिकली इस तरह ऑर्गेनाइज होता है, तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना होगा यहाँ पे कि हम जब डेटाबेस मॉडल की बात करते हैं तो वो DBMS से रिलेटेड है। डेटाबेस मॉडल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है, और फिजिकली डेटा कैसे स्टोर होता है ये हमारा कंसर्न कभी रहता ही नहीं है। तो आपको सिंपली पता होना चाहिए कि फिजिकली डेटा का ऑर्गेनाइजेशन अलग होता है, और DBMS में जब बात करते हैं तो कंसेप्चुअली डेटाबेस का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग होता है। क्लियर? नाउ डेटाबेस मॉडल के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे हिरारिकल, नेटवर्क मॉडल। ये देखिए मैंने थोड़े इधर डायग्राम्स भी लिए हैं ताकि आप जब एक ही लुक में देखें तो आपको समझ में आ सके डिफरेंस क्या है। हिरारिकल कुछ ऐसा ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेटवर्क मॉडल में सब आपस में ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, ये नोड्स कहलाती हैं, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। रिलेशनल मॉडल में ये इस तरह से टेबल्स होती हैं और टेबल्स आपस में ऐसे रिलेटेड होती हैं। नाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल में क्या है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल को आप थोड़ा सा अभी रिलेट इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप C++ की क्लासेस अभी आपकी शुरू नहीं हुई है, तो भी मैं आपको इसके बेसिक कंसेप्ट्स बताऊंगी। आपको ये लगेगा तो रिलेशनल मॉडल की तरह ही, और ये काफ़ी हद तक रिलेशनल मॉडल की तरह होता है, लेकिन कुछ चेंजेस इसमें होते हैं। फिर जो लास्ट है वो क्या है? ER मॉडल, जो इस तरीके से आपका एक ऑर्गेनाइजेशन लेके चलता है, जिसमें कुछ एंटिटी होती है, एक रिलेशन होता है और कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो अभी इसके अलावा भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, लेकिन क्या है कि वो मॉडल्स ऐसे तो बहुत सारे मॉडल्स हैं, लेकिन हर मॉडल को हम कवर नहीं करेंगे। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल्स हैं जो कि मैं आपकी इस स्लाइड में कवर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिरारिकल मॉडल। A hierarchical model was the first DBMS model.
सबसे पहला जो DBMS मॉडल बनाया गया था वो हायरार्किकल मॉडल था। दिस डेटाबेस मॉडल ऑर्गेनाइजेस डेटा into a tree-like structure with a single root to which all the other data is linked. इसको इस तरह समझिए कि रूट हमेशा ट्री की एक होती है, मतलब जड़ जो होगी वो एक होगी, लेकिन फिर क्या होगा, जो उसके डालियां होती है, एक ट्री की अगर आप ब्रांचेस देखें तो वो बहुत सारी होती है, ठीक है। तो एक नॉर्मल ट्री की जब हम बात करें तो उसमें रूट एक ही होता है, लेकिन उस रूट से बहुत सारे ब्रांचेस और फिर ब्रांचेस से आगे बहुत सारी लीव्स निकलती हैं। तो जो हायरार्किकल मॉडल है वो भी इसी फॉर्मेट का होता है। वो डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर में, जिसमें एक सिंगल रूट होता है और सारे जो अदर डेटा होते हैं या अदर नोड्स होते हैं वो इस सिंगल रूट से कनेक्टेड होती हैं। सो नाउ द हायरार्की स्टार्ट्स फ्रॉम द रूट विच हैज रूट डेटा। जो हायरार्की है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, रूट नोड से, और उस रूट नोड में क्या होता है, रूट डेटा, एंड देन इट एक्सपेंड्स इन द फॉर्म ऑफ ट्री एडिंग चाइल्ड नोड टू द पेरेंट नोड। अब ये नोड क्या होता है, ये जब मैं डायग्राम इसमें बताऊंगी तब आप समझ जाएंगे। तो ये क्या है, इसमें रूट होता है, रूट से जो है ये स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है और उस रूट के अंदर रूट डेटा होता है, जो सारा डेटा है वो वहाँ पे रहता है और फर्दर ये एक्सपेंड होता रहता है चाइल्ड नोड्स में, और ऐसा लगता है जैसे कि एक ट्री बन रहा हो, ठीक है। In this model, a child node will only have a single parent node. एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट होगा। ये जो मॉडल है इसमें एक चाइल्ड का हमेशा एक ही सिंगल पेरेंट नोड होता है। This model efficiently describes many real-world relationship like index of a book, recipes, etc. अगर मैं बोलूँ कि मुझे कोई ऐसा डेटाबेस बनाना है जिसमें मैं जो बुक के इंडेक्सेस होते हैं या किसी मान लीजिए मुझे किसी रेस्टोरेंट का रेसिपी जो होता है या जो मेन्यूज होते हैं उनको मुझे स्टोर करवाना है, तो मैं इसमें हायरार्किकल मॉडल यूज कर सकती हूँ। DBMS, उनके जो DBMS होगा, होटल का जो DBMS होगा उसके अंदर मैं हायरार्किकल मॉडल यूज में ले सकती हूँ। नाउ ये एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। ये जो सबसे ऊपर नोड है इसको बोलते हैं रूट नोड, ठीक है। ये रूट नोड जो है फर्दर एक्सपेंड हो रही है चाइल्ड नोड्स में। शूज पेरेंट नोड है और ये इसका चाइल्ड है। अब ये जो वुमन शूज है ये आगे और एक्सपेंड हो रहे हैं, तो ये अब पेरेंट हो गई किसके लिए, इन चाइल्ड नोड्स के लिए। तो ये होता है हायरार्किकल मॉडल। तो जैसे मैंने क्या बोला कि जो हायरार्किकल मॉडल होता है उसमें जो रूट नोड होती है उसमें रूट डेटा होता है, मतलब शूज, मतलब सारे तरीके के शूज यहाँ पे हैं। ये और अगर स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं तो आप इसके दो चाइल्ड बनाएंगे जिसमें कैटेगरी डिसाइड कर दे कि एक वुमेन शूज की कैटेगरी और एक मैन शूज की कैटेगरी। वुमेन शूज में भी अगर आप कैटेगरी बना रहे हैं तो आपको फिर इस वुमेन शूज को एक पेरेंट बनाना पड़ेगा और उस पेरेंट के फर्दर आपको चाइल्ड यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे, जिसे हम चाइल्ड नोड भी बोलते हैं। ये सिंपल नोड मतलब ये पार्ट, इसको नोड बोल दिया है। देखिए वुमेन शूज का जो चाइल्ड है वो एक हाई हील्स कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा चाइल्ड बैलीज वाली कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेगा। और सेम वे में मैन शूज के हम दो कैटेगरी अगर बनाना चाह रहे हैं तो इसके दो चाइल्ड नोड हमने बना दिए मैन शूज के, स्पोर्ट शूज एंड स्नीकर्स। सो इन हायरार्किकल मॉडल डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू ट्री लाइक स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं ना, ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। इसको अगर आप उल्टा कर लें तो आपको पता है कि ये तो हो गया आपका रूट और ये फिर ब्रांचेस निकलनी शुरू हो गई हैं और फर्दर ये एक्सपेंड होने लगा है, क्योंकि होता है ना एक टहनी से दो टहनी, फिर दूसरी वाली से और दो टहनी, तो इस तरीके से। और इसमें वन टू मैनी रिलेशनशिप होता है। वन टू मैनी मतलब इस नोड का, ये तो सिंगल नोड है लेकिन इसका किसके साथ रिलेशन है, इन दो के साथ, मतलब एक पेरेंट लेकिन दो चाइल्ड है। और यहाँ पे ये जो चाइल्ड है इसके भी फर्दर, अब ये खुद जो चाइल्ड था शूज नोड का वो खुद अब पेरेंट नोड बन गया और इसके खुद के दो चाइल्ड नोड हो गए। तो वुमेन शूज को जब शूज से कंपेयर करूंगी तब ये चाइल्ड कहलाएगा, लेकिन जब इस वुमेन शूज को हाई हील्स और बेली से कंपेयर करूंगी तो ये पेरेंट कहलाएगा। जैसे आपके जो दादा हैं, मान लो ये आपके दादा, दादा से फिर पापा और पापा से फिर आप बच्चे, ठीक है। और फर्दर ये एक्सपेंड होता है ना। वन टू मैनी रिलेशनशिप में क्या होगा कि एक नोड का दूसरे बहुत सारे नोड्स के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है।
So we can represent the relationship between the shoes present on a shopping website in the following way. अगर मान लीजिए कोई शॉपिंग वेबसाइट है और उसमें इस तरीके से, आपको तो अलग तरीके से दिखता है, आप देखो डिफरेंस समझना। आप जब किसी भी वेट अ मिनट, तो देखिए आप डिफरेंस समझिएगा कि मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ शॉपिंग वेबसाइट का। तो शॉपिंग वेबसाइट जब आप ओपन करते हैं तो आपको एक कैटलॉग दिखाई देता है जिसमें कि मॉडल्स हैं जो कि डमीज हैं, और आपको इस तरीके से उसमें आप जो भी क्लोथ्स देख रहे हैं या जो भी आप उसमें चीज़ खरीदना चाह रहे हैं उन सब का आपको कैटलॉग वे में दिखता है, और बहुत ही फैंसी वे में आपको वो ऑर्गेनाइज्ड वे में मिलता है। लेकिन पीछे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ इस तरीके का मॉडल फॉलो किया जा रहा है, और उससे भी पीछे जो फिजिकली डेटा जहाँ पे स्टोर है, जो सर्वर है, उसमें कुछ अलग ऑर्गेनाइजेशन फॉलो किया जा रहा है। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं डेटा को ऑर्गेनाइज करने के, जो लेयर बाय लेयर या लेवल बाय लेवल चेंज होते जाते हैं। नाउ नेटवर्क मॉडल, देखिए नेटवर्क मॉडल जो है एक्सटेंशन है हिरारिकल मॉडल का, मतलब कि वो नेटवर्क मॉडल जो है हिरारिकल मॉडल की तरह ही है, लेकिन कुछ एडिशन और हो गया है, उसमें कुछ एडवांस चीज़ें और हो गई हैं। ये रिलेशनल मॉडल के बाद सबसे इट वाज द मोस्ट पॉपुलर मॉडल बिफोर द रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल अब सबसे ज़्यादा फेमस है, लेकिन उससे पहले जो फेमस था वो क्या था? नेटवर्क मॉडल। This model is the same as the hierarchical model. The only difference is that a record can have more than one parent. इसमें क्या था? इसमें सिंपल ये था, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, that only have a single parent. Hierarchical model में किसी भी चाइल्ड नोड का सिंगल पेरेंट ही हो सकता है, लेकिन नेटवर्क मॉडल में अ चाइल्ड नोड कैन हैव मोर देन वन पेरेंट। अब ये रिकॉर्ड मतलब कि आप इसको नोड ही मान लीजिए, ठीक है। तो जैसे कॉलेज एक रूट नोड हुआ, रूट नोड फर्दर एक्सपेंड होता है दो चाइल्ड नोड में, एक है सीएससी डिपार्टमेंट, एक है लाइब्रेरी। अब एक स्टूडेंट नाम से नोड है, वो सीएससी डिपार्टमेंट का है, तो सीएससी डिपार्टमेंट में वो उसकी एक्सेसिबिलिटी होगी, और वो लाइब्रेरी को भी एक्सेस कर सकता है, मतलब लाइब्रेरी से भी उसका कनेक्शन होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि ये इसके अंडर आ गया तो लाइब्रेरी को एक्सेस नहीं कर सकता। आप सीएस के स्टूडेंट है लेकिन आप लाइब्रेरी में भी जाते हैं, आप अपने डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी को भी एक्सेस कर सकते हैं, या अपने डिपार्टमेंट के लैब्स को एक्सेस कर सकते हैं, या अपने डिपार्टमेंट में आपका डेटा, मतलब ये ऐसा है कि डेटा की बात होती है कि कॉलेज के लेवल पे सारा डेटा स्टोर्ड है। अब जब हम इसको डिवाइड करते हैं, जैसे आप सब लोग एज ए फर्स्ट ईयर में आए थे तो कॉलेज के डेटाबेस में आपको अलग से एक यहाँ पे आपका पूरा डेटाबेस स्टोर हो गया था, फिर उसको डिवाइड कर दिया गया कि अच्छा ये बीसी का स्टूडेंट है तो ये सीएससी डिपार्टमेंट में इसका डेटा ऑर्गेनाइज रहेगा। अब स्टूडेंट हो आप, तो क्या आपका सीएससी डिपार्टमेंट में स्टूडेंट का डिटेल रहेगा? आपका साथ के साथ लाइब्रेरी में भी रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कल को अगर आप लाइब्रेरी में बुक इश्यू करवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपकी डिटेल पहले से होनी चाहिए, नहीं तो आपको बुक इश्यू नहीं होगी। तो ये जो आपका जो एक जो रिलेशनशिप है वो कैसा हो गया? मैनी टू वन। वहाँ वन टू मैनी था हिरारिकल में, यहाँ मैनी टू वन होता है, ठीक है। और वन टू मैनी तो होता ही है, मैनी टू वन भी होता है, तो इसको अगर मर्ज करते तो मैनी टू मैनी भी हो गया, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि एक नोड के दो पेरेंट हो सकते हैं। सो इट रिप्लेसेस द हायरार्की ट्री विद अ ग्राफ। तो इसको हम फिर ट्री नहीं बोलते हैं, इसको हम ग्राफ बोल देते हैं, ठीक है। ट्री तो क्या होता है कि एक्सपेंड होता जाता है, कहीं जाके ऐसे मर्ज नहीं होता है, जैसे ये ऐसे मर्ज हो गया ना एक जगह, इस तरह मर्ज नहीं होता। ग्राफ क्या होता है? इस तरीके का फॉर्म में होता है, और जो ट्री होता है वो एक्सपेंडेबल फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल, इन दिस एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये पहले हिरारिकल मॉडल में पॉसिबल नहीं होती थी, इसलिए हमें थोड़े चेंजेस करने पड़े, और चेंजेस करने के बाद जो मॉडल निकल के आया उसको हमने बोल दिया नेटवर्क मॉडल। नाउ ये रिलेशनल मॉडल जो अब हम पढ़ेंगे यही है जो हमें इम्प्लीमेंट भी करना है हमारे लैब में, और इसी को हमें एकदम डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि ये सबसे मोस्ट वाइडली यूज मॉडल है। तो in this model the data is maintained in the form of two dimensional table। टू डायमेंशनल मतलब आपका रो एंड कॉलम, तो ये हो गया टू डायमेंशनल टेबल। ऑल द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स। जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होगी। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनल मॉडल इज टेबल्स, कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है रिलेशनल मॉडल का वो क्या है? टेबल्स, ठीक है।
सो द टेबल्स आर ऑल्सो नोन एज रिलेशंस। ये मैंने इनिशियल लेक्चर्स में बोला था कि जो टेबल्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं, रिलेशंस। और मैंने शायद अभी रिकॉर्ड आपको थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया, वहाँ पे रिकॉर्ड होता है एक पर्टिकुलर रो, एक पर्टिकुलर रो को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड, और जो टेबल है वो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन। लेकिन ये जो टर्म है रिलेशन, ये रिलेशनल मॉडल के रिस्पेक्ट में ही काम में आती है। कई बार रिकॉर्ड को मतलब टेबल को भी रिकॉर्ड बोल दिया जाता है, लेकिन फिर वो रिलेशनल मॉडल नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। जब हम रिलेशनल मॉडल की बात करते हैं तो उसमें रिलेशन का मतलब होता है टेबल, ठीक है। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक एम्प्लॉय टेबल या एम्प्लॉय रिलेशन है, जिसमें कि ये कॉलम नेम है यहाँ पे और फर्दर इनका डिटेल यहाँ पे स्टोर्ड है। तो इस तरीके का जो जब ऑर्गेनाइजेशन आप करते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, तो वो कहलाता है रिलेशनल मॉडल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, देखिए ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है, जैसे कि आप, मैं। और अगर हम क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम में जो ऑब्जेक्ट्स, अगर मैं बोलूँ कि ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं इस क्लासरूम में, तो आप क्या बोलेंगे, मैम आप एक ऑब्जेक्ट हैं, हम स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, ये टेबल एक ऑब्जेक्ट है, ये फैन एक ऑब्जेक्ट है। मतलब रियल वर्ल्ड एंटिटी, कोई भी ऐसी चीज़ जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हो, ठीक है। हमारा जो कॉलेज है वो एक एंटिटी है, हमारा जो डिपार्टमेंट है वो एक एंटिटी है, हमारी जो गाड़ी है वो भी एक एंटिटी है। So, in this model, both the data and methods are present in a single structure known as object. अब देखो होता क्या है, ये जो लाइन है इसको मैं थोड़ा समझाती हूँ। आपने कहा कि आप एक ऑब्जेक्ट हैं, मैम एक ऑब्जेक्ट है, फैन एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, टेबल एक ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हर रियल वर्ल्ड एंटिटी एक ऑब्जेक्ट है। तो हर एक रियल वर्ल्ड एंटिटी की कुछ ना कुछ खास बात भी होती है। जैसे जैसे मान लीजिए हम क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम में स्टूडेंट है, स्टूडेंट के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे कि स्टूडेंट का नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसका आईडी, उसका अदर इंफॉर्मेशन, एड्रेस, फादर नेम, मदर नेम। तो आप एक ऑब्जेक्ट है, आपके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो इस तरीके से होते हैं, और उन एट्रीब्यूट्स के साथ आपका कुछ मेथड्स भी होंगे, मेथड्स या फंक्शंस जैसे बोल सकें। आप क्या क्या फंक्शन कर सकते हैं, आप लर्न कर सकते हैं, आप राइट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं। तो आपके फंक्शंस। अब मैं अगर एंटिटी हूँ तो मेरे भी कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। एट्रीब्यूट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, मेरा नाम, मेरा एम्प्लॉय आईडी, मेरा फ़ोन नंबर, मेरा डेजिग्नेशन, मेरा डिपार्टमेंट नेम, और इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें। और मेथड्स या फंक्शंस में क्या आ जाएगा कि दैट आई टीच, आई चेक कॉपीज, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। अगर हम फैन की बात करें तो फैन जो अपने क्लास में जो फैन है वो भी एक ऑब्जेक्ट है। उसके एट्रीब्यूट क्या होंगे कि उसके विंग्स कितने हैं, जो फैन है उसके विंग्स कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं या 4 है, 5 भी आते हैं, और उसका मॉडल नंबर क्या है, उसका कंपनी नेम क्या है। तो जो इंफॉर्मेशन होती है उसको तो हम बोल देते हैं डेटा, और जो डेटा होता है वो एट्रीब्यूट की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है। और जो मेथड होते हैं वो होते हैं फंक्शंस। अब फैन क्या फंक्शन करेगा, फैन जो है वो रोटेट कर सकता है, स्टॉप हो सकता है, ठीक है। और अगर आप अपनी गाड़ी की बात करें तो गाड़ी की क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं, गाड़ी का मॉडल नंबर क्या है, उसका कलर क्या है, उसका माइलेज कितना है, उसका अदर इंफॉर्मेशन, कितने उसको कितने रुपए में वो आया है, मतलब और जो भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको हम बोल देते हैं एट्रीब्यूट। और उस गाड़ी की जो फंक्शंस हैं उनको हम बोल देते हैं मेथड्स। तो फंक्शंस क्या हो सकते हैं कि हम ड्राइव कर सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं, ब्रेक लगा सकते हैं, हॉर्न दबा सकते हैं, हॉर्न हो सकता है उसका, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आप अगर इस मॉडल में देखें तो डेटा और मेथड आर नथिंग बट एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस, जो कि प्रेजेंट होते हैं एक सिंगल स्ट्रक्चर में, और उसको हम बोल देते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप एक ऑब्जेक्ट है तो आपके डेटा और मेथड एक कॉम्बिनेशन में एक साथ आपके ऑर्गेनाइज्ड है, तो उनको बोल दिया ऑब्जेक्ट। नाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में क्या खास बात है, सी वी कैन स्टोर ऑडियो, वीडियो, इमेजेस एक्सेट्रा इन द डेटाबेस विच वाज नॉट पॉसिबल इन द रिलेशनल मॉडल। देखिए ये लाइन पूरी तरीके से सही नहीं है, रिलेशनल मॉडल में भी आप ऑडियो, वीडियो, इमेजेस को आप स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे लिमिटेशंस और कॉम्प्लेक्सिटीज, लिमिटेशन तो बहुत हो जाती है और कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत बढ़ जाती है।
तो उतना कॉम्प्लेक्स मॉडल यूज करने से अच्छा है कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल पे स्विच कर जाएं। तो जहाँ ऐसे डेटाबेसेस होते हैं जहाँ पे रियल वर्ल्ड एंटिटी के साथ या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के साथ डील करना होता है और जिसमें ऑडियो वीडियो इमेजेस सबका कॉम्बिनेशन होता है, तो वहाँ रिलेशनल मॉडल यूज ना करके आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स यूज करते हैं। और आजकल कुछ सालों में ये मॉडल भी काफ़ी फेमस होने लगा है। इन दिस मॉडल 2 or more ऑब्जेक्ट आर कनेक्टेड थ्रू लिंक्स। तो हम एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। देखिए ये एम्प्लॉय, ये क्या ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय, और उसका डिपार्टमेंट। मैंने कहा डिपार्टमेंट भी एक एंटिटी हो सकती है और एम्प्लॉय तो एंटिटी है ही, तो दोनों रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हैं जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। नाउ एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं उसका नेम, जॉब टाइटल, फोन नंबर, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी। उसका मेथड्स क्या है, गेट हायर्ड, चेंज नंबर, वो सारी एक्टिविटीज और फंक्शंस जो उसके साथ हुई या वो कर सकता है, जैसे उसको हायर किया गया और वो अपना नंबर भी चेंज कर सकता है और बहुत सारी चीज़ें। डिपार्टमेंट के एट्रीब्यूट में क्या आ सकता है कि डिपार्टमेंट का आईडी, डिपार्टमेंट का नेम, और मेथड्स क्या हो सकते हैं, चेंज डिपार्टमेंट। तो एक एम्प्लॉय जो है अपना नंबर भी चेंज कर सकता है और अपनी डिपार्टमेंट भी चेंज कर सकता है। ये दो ऑब्जेक्ट हैं और किन्हीं दो ऑब्जेक्ट को अगर कनेक्ट करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, लिंक्स। तो ये लिंक दिखाया गया है यहाँ पे। We use this link to relate one object to other object. This can be understood by the example given below. So this is all about object oriented model. और आपको बिल्कुल ऐसा फिक्र नहीं करना है कि ये थोड़ा अगर आपको कॉम्प्लेक्स भी लग रहा है तो लेट इट बी। अभी के लिए जो मैंने आपको बताया वो आप समझ लीजिए, क्योंकि जब आप एक पूरा आपका नया सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे C++, तो आपको ये ऑब्जेक्ट और ये डेटा, मेथड, एट्रीब्यूट्स, फंक्शंस, इन सब के बारे में सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। So moving forward, now we'll discuss ER मॉडल। देखिए ये पूरा अलग से फिर से रिपीट किया जाएगा, इसलिए मैंने अभी इसकी मेन चीज़ें ही यहाँ पे कवर की है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी आपको पता है, मैंने अभी बताया, एनी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, और उसका रिलेशनशिप दिखाने वाला जो मॉडल है उसको बोल देते हैं हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल या सिंपल ER मॉडल। ये एक हाई लेवल डेटा मॉडल डायग्राम है और ये मॉडल आप लोग 3rd ईयर में यूज़ करेंगे जब आप अपना सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे या अपना कोई प्रोजेक्ट बना रहे होंगे या कोई वेबसाइट बना रहे होंगे। सो इन दिस मॉडल वी रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इन द पिक्टोरियल फॉर्म। भाई पहले हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले में तो क्या कर रहे थे कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को हम किस में शो कर रहे थे, ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में। यहाँ पे हम पिक्चर के फॉर्म में शो करते हैं ताकि देखने पे जो स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स मतलब डेटाबेस बनाने वाला और डेटाबेस को यूज करने वाला, उन सबको देखते ही समझ में आ जाए कि ये हमारा जो डेटाबेस है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज है। So it is also very easy for the developers to understand the system by just looking at the ER diagram. ये लाइन आपके लिए कैसे, जब आप अपना सिस्टम डेवलप करेंगे या जब 3rd ईयर में जब आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो आप तो डेवलपर होंगे ना, तो कोई भी डेवलपर को अगर ER डायग्राम दिखाया जाए तो तुरंत समझ जाता है कि किस तरीके का प्रोजेक्ट बनने वाला है। ठीक है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में मान लीजिए मैं एक ऑनलाइन एडमिशन, एक वेबसाइट बना रही हूँ ऑनलाइन एडमिशन की कनोडिया कॉलेज के लिए। तो उसमें मुझे पता है स्टूडेंट आएगा, टीचर आ सकता है, या टीचर नहीं आएगा तो स्टूडेंट आएगा, स्टूडेंट की ये सारी डिटेल हो सकती है, स्टूडेंट रजिस्टर करेगा, लॉगिन करेगा, लॉग आउट भी कर सकता है, पेमेंट भी करेगा। तो ये सारी चीज़ें एक पिक्चर की फॉर्म में एक डायग्रामेटिक वे में ऑर्गेनाइज की जाती है ER मॉडल के अंदर। तो किसी भी डेवलपर को अगर आप ER मॉडल देते हो तो उसके लिए बहुत इजी हो जाता है कि अब इसको फाइनल कोडिंग करने के लिए कि भाई ER मॉडल मिल गया, अब मैं इसको फाइनल कोड कर सकता हूँ और डेटाबेस बना सकता हूँ। So it is also very easy for the developers to understand the system by just looking at the ER diagram. जैसे यही हो गया ना कि आप कोई सूट स्टिच करवाने के लिए गए, आप समझा नहीं पा रहे हो टेलर को कि कैसा सूट चाहिए, लेकिन आपने एक पिक्चर दिखा दिया, तो एक पिक्चर देखते ही उसको क्लियर हो गया कि इस फॉर्मेट की इनको फाइनल जो आउटपुट या फाइनल जो भी इनको प्रोडक्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, वो इस तरीके का चाहिए। तो सेम ER डायग्राम वैसा ही काम करता है। वी यूज द ER डायग्राम एज ए विजुअल टूल। विजुअल टूल मतलब जिसे देख के हम कुछ समझ सकें। टू रिप्रेजेंट एन ER मॉडल, ER डायग्राम हैज द फॉलोइंग 3 कंपोनेंट्स। एंटिटी, जो मैं बता चुकी हूँ, एंटिटी इज अ रियल वर्ल्ड थिंग, इट कैन बी अ पर्सन, प्लेस और इवन अ कंसेप्ट। एग्जाम्पल टीचर, स्टूडेंट, कोर्स। कोर्स देखिए कहीं रियल वर्ल्ड थिंग तो है लेकिन कहीं फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। अब टीचर स्टूडेंट तो एग्जिस्ट करते हैं, मैं भी एग्जिस्ट करती हूँ, आप भी करते हो, लेकिन आपने कभी ऐसा सुना है क्या कि अरे देखो देखो BCA कोर्स जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो कोर्स तो एक कंसेप्ट है, उसको एक इमेजिनरी फॉर्म दिए, लेकिन वो उस कोर्स के भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं और उसके कुछ
मेथड्स होते हैं, तो उनको भी इन एंटिटीज के अंडर माना गया है। उसके बाद हो गया बिल्डिंग, डिपार्टमेंट एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एंटिटीज ऑफ ए स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। अगर मैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रही हूँ, मान लो डेटाबेस सिस्टम बना रही हूँ स्कूल के लिए, तो उसको बोलती है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसमें क्या क्या एंटिटीज हो सकती है, टीचर, स्टूडेंट, कोर्स, बिल्डिंग, डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया, एन एंटिटी कंटेन्स अ रियल वर्ल्ड प्रॉपर्टी कॉल्ड एट्रीब्यूट, या हम उसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। अच्छा लिखा है ना, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट एट्रीब्यूट। जैसे कि द एंटिटी टीचर हैज द प्रॉपर्टी लाइक टीचर आईडी, सैलरी, एज एक्सेट्रा। रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप टेल्स हाउ टू एट्रीब्यूट आर रिलेटेड। एग्जाम्पल, टीचर वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट। तो रिलेशनशिप क्या हुआ, वर्क्स, क्योंकि टीचर भी एक एंटिटी है और डिपार्टमेंट भी एक एंटिटी है, तो इसका रिलेशनशिप क्या हो गया, वर्क्स। तो हम एक डायग्राम की मदद से इसको समझ लेते हैं। ये देखो, ये एंटिटी है, डिपार्टमेंट भी एक एंटिटी है, डिपार्टमेंट के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ये वो एट्रीब्यूट्स हैं, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। इसी तरह टीचर के भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, टीचर नेम, टीचर आईडी, मोबाइल नंबर, एज, सैलरी। यहाँ पे मेथड्स को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसके एट्रीब्यूट्स की बात होती है। और टीचर अब क्या कर रहा है, टीचर वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट। तो ये क्या है, ये रिलेशनशिप है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डेटाबेस मॉडल्स। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि डेटाबेस मॉडल किस लेवल पे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। ये कंसेप्चुअल लेवल पे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं और बहुत अलग अलग तरीके के डेटाबेस मॉडल्स होते हैं, उनमें से हमने मेन 5 कवर किए। और अगर आपको और भी इनको एक्सप्लोर करना है तो ये वो वेबसाइट्स हैं जो जहाँ से मैंने कंटेंट लिया है, और इन वेबसाइट्स पे जाके आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके बाद जो ER मॉडल है वो तो फुल फ्लैश हम पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।